हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स इवैल्यूएट करके समझाने जा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते वो सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। पर सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में जो डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स काम आता है वो कैसे इवैल्यूएट होगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और अभी तक इससे पहले मैंने कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन का डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स बताया है, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टेशियन का डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स बताया। पर किसी भी बुक में सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल का डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स नहीं दिया रहता है, तो ऐसा लगता है बहुत टफ चीज़ है, पर ये सबसे ईजीएस्ट है बेटा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको शेयर कर रही हूँ इस नॉलेज को आप लोगों से कि ये बहुत आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब क्वेश्चंस आते हैं या मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कार्टेशियन टू स्फेरिकल करे तो हम आसानी से कर लेते हैं, या स्फेरिकल टू कार्टेशियन कहे तो आसानी से, या कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कहे या सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कहे तो आसानी से कर लेते हैं। पर जब हमसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल करो तो हम एक लेंदी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो ऐसी कि पहले हम सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाते हैं, फिर कार्टेशियन टू स्फेरिकल जाते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल आंसर क्या होगा। या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जाना है तो स्फेरिकल टू पहले कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल करते हैं। इस तरीके से लेंदी प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये मैट्रिक्स बन जाता है। इसको पहले से ही याद कर लो और फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल का आए तो आसानी से आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। पर हाँ, ये मैट्रिक्स कैसे इवैल्यूएट हुआ, तो ये मुझे करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करके पता करना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जब यूनिट वेक्टर्स के बीच में, तो हम दो डेफिनेशंस को लेकर चलते हैं। पहली डेफिनेशन है दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच के एंगल का कॉस अगर हमें पता हो तो वो आंसर हो जाता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स वुड बी द आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स। या फिर एक यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे यूनिट वेक्टर पर ले ले तब भी वो आंसर होता है दोनों यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का। अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये भी आसान है कि सीधे सीधे एंगल हमें दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में समझ में आ जाते हैं, तो हमें एक यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे पर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उस लेंदी प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं करना पड़ता। तो मेरा कहने का है ये सबसे ईजीएस्ट है सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल में वेक्टर एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना इस बहुत ही ईजीएस्ट मैट्रिक्स के थ्रू, और इसको फाइंड करना भी बहुत ही ईजी है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। मेरा बेसिक फिगर ये होता है, यहाँ पर नेचुरली मैं यूनिट वेक्टर सारे वो शो कर रही हूँ, ए रो, ए फाई, ए जेड, ए आर, ए थीटा, ए फाई। मुझे ए वाई और ए एक्स की ज़रूरत नहीं, तो मैं अननेसेसरीली यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ। एक्स, वाई और जेड रेफरेंस फ्रेम में मैं ए रो, ए फाई, ए जेड, ए आर, ए थीटा वो सारी चीज़ें शो कर दे रही हूँ। तो ये हमारा P पॉइंट है और P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं Z एक्सिस पर, तो C आता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं P पॉइंट से XY प्लेन पर, तो Q पॉइंट आता है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन CPQO ये बन जाता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। और इसी प्लेन में OQ के अलॉन्ग मुझे एरो एक्ट होगा, ऐसा समझ में आता है। सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, आप मेरे बेसिक पुराने वीडियोस को देखिएगा। तो एरो इसके अलॉन्ग होगा, ए जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर प्लेन का जो डायगोनल होगा वो ए आर यूनिट वेक्टर होगा। आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक वाला वीडियो देखिएगा। और इस पर्टिकुलर डायगोनल के परपेंडिकुलर मुझे क्या मिलेगा, ए थीटा नीचे की तरफ। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक ऑफ द बोर्ड मुझे ए फाई यूनिट वेक्टर मिलेगा। ए थीटा और ए फाई की डायरेक्शन ऐसी क्यों है वो बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं समझा चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये सारे यूनिट वेक्टर्स मैंने मेंशन कर दिए इस फिगर को। अब इस पूरे सिस्टम को मैं 90-5 एंगल से रोटेट कर दे रही, तो यही दिखाया कि इस सिस्टम को मैंने रोटेट कर दिया 90-5 से। तो ये वाला जो प्लेन है OQPC, ये OQPC प्लेन मेरा आ चुका है बोर्ड पर।
और वाई एक्सिस कहाँ चलेगी, बोर्ड के पीछे, और एक्स एक्सिस अब बोर्ड के परपेंडिकुलर न रह के बोर्ड के साथ फाई एंगल पर आ गई है। तो अब आप इस फिगर से जब इस फिगर पर स्विच कर गए तो ये जो प्लेन आपका ओ क्यू पी सी है, इस प्लेन का डायगोनल आपका ए आर यूनिट वेक्टर है। ए जेड इसी पर्टिकुलर ओ सी लाइन पर एक्ट कर रहा है और ओ क्यू लाइन पर ए रो एक्ट कर रहा है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर बैक ऑफ द बोर्ड में आपको ए फाई एक्ट करता हुआ मिलेगा। ए थीटा जो होगा वो ए आर से 90 डिग्री पर नीचे की तरफ ए थीटा एक्ट करता हुआ मिलेगा, मतलब ये एंगल थीटा ए थीटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है ए आर के साथ। अब मैं इस ए थीटा की लाइन को ओ क्यू से मिला दे रही हूँ यहाँ पर, और इसी पर्टिकुलर ए थीटा की लाइन को मैं पीछे जेड एक्सिस से भी इंटरसेक्ट करा दे रही हूँ फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, ताकि मुझे जब ए जेड और ए थीटा के बीच का एंगल पता करना हो तो आसान हो जाए, और जब मुझे ए रो और ए थीटा के बीच का एंगल पता करना हो तो आसान हो जाए। तो इस तरीके से मेरे पास इस रेक्टेंगुलर प्लेन के साथ ये वाला ट्राइंगल भी मिल गया, जो मेरी मदद करेगा करस्पॉन्डिंग दो यूनिट वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता करने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए रो डॉट ए आर पता कर लेती हूँ। ए रो डॉट ए आर मतलब दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करते हैं। ए रो कहाँ एक्ट कर रहा है, ओ क्यू के अलोंग, और ए आर कहाँ एक्ट कर रहा है, ओ पी के अलोंग। तो ये ए आर और ए रो के बीच का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ए जेड और ए आर के बीच में जेड एक्सिस के साथ आर कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, और आर जो है वो एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है 90 माइनस थीटा, और ओ क्यू कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर। मतलब तो ए रो और ए आर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है। तो ये इसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड, आप अगर फाइंड करना चाहे ए फाई डॉट ए आर, तो ए फाई जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में है ए फाई और ए आर, और ये दोनों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है उसके बेसिक यूनिट वेक्टर्स है ए आर और ए फाई। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका कॉस हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ एंट्री 0 हो जाएगी। थर्ड में डॉट प्रोडक्ट पता कर रही हूँ, ए जेड डॉट ए आर। ए जेड डॉट ए आर मतलब ए जेड यहाँ एक्ट कर रहा है, ए आर यहाँ एक्ट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। तो उनके बीच का एंगल थीटा होने की वजह से उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कॉस थीटा। ने यहाँ पर एंट्री कर दी कॉस थीटा। इस तरीके से अगर सेकेंड कॉलम फिल करें तो ए रो डॉट ए थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो ए रो डॉट ए थीटा फाइंड करने के लिए मैंने जैसा बताया रेक्टेंगुलर प्लेन के डायगोनल के परपेंडिकुलर ए थीटा, और ए थीटा को मैंने एक्सटेंड करके ओ क्यू से मिला दिया, तो ये वाला ट्राइंगल हमें मिल गया है। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यानी अपोजिट एंगल ये वाले थीटा हो जाएंगे। और जब दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना रहता है तो दोनों यूनिट वेक्टर्स को सेम पॉइंट से इमर्ज आउट होता हुआ दिखाना चाहिए, तभी उनके बीच का एंगल हम आसानी से समझ पाते। तो ए थीटा यहाँ से इमर्ज आउट होता हुआ लग रहा है, ए रो यहाँ से इमर्ज आउट होता हुआ लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा। मतलब फिर से इसका ए रो डॉट ए थीटा मतलब इनके बीच के एंगल का कॉस है, आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंट्री फिर से क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। ए फाई और ए थीटा फिर से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है उसके दो बेसिक यूनिट वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, नॉट 0, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका कॉस ऑफ 90 डिग्री भी फिर क्या आ जाएगा, 0। ए जेड और ए थीटा को अगर मैं फाइंड करने जाऊँ तो फिर से ये ए थीटा वाली जो लाइन है इसको मैंने पीछे जेड एक्सिस से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर भी मुझे दोनों यूनिट वेक्टर्स को इमर्ज आउट होता हुआ दिखाना पड़ेगा। तो ये ए थीटा इधर इमर्ज आउट हो रहा है, ए जेड इधर इमर्ज आउट होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। और ये एंगल कैसे पता करूँगी, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, या ये समझिए कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा अभी अभी पता किया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा ये वाला वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। मतलब ए जेड और ए थीटा के बीच का एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। तो उसका कॉस 90 प्लस थीटा का कॉस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मैं एंट्री उसकी माइनस साइन थीटा कर दी। ऐसे ही थर्ड ए रो डॉट ए फाई, ये भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल सिस्टम है, उसके दो बेसिक यूनिट वेक्टर्स है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री, तो उसका कॉस भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये 0 होगा। ए फाई डॉट ए फाई सेम यूनिट वेक्टर्स है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। और ए जेड और ए फाई भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक
यूनिट वेक्टर से, जो कि ऑर्थोगोनल सिस्टम का पार्ट है, तो az.a5 भी कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से ये पूरा हमारा मैट्रिक्स फिल हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है वो कार्टेशियन टू स्फेरिकल वाले डॉट प्रोडक्ट मैट्रिक्स को समझना होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्पोनेंट लेना पड़ता है एक यूनिट वेक्टर का दूसरे पर, तो वहाँ पर डिफिकल्टी ज़्यादा आती है। और वो समझने के बाद ऐसा लगता है कि सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल और ही ज़्यादा मुश्किल होगा, पर ऐसा कतई नहीं है बेटा। वो आपको मैंने प्रूव करके बता दिया कि सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है और बहुत आसानी से इनके यूनिट वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट को पता किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाने के लिए मेरे वीडियोस को रेफ़र करिए। थैंक यू।